गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो ये आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। क्लियर? तो इसके पीछे जैसा कि हम लोग हर बार पीछे की बात करते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो इसके पहले जो हम लोग पीछे पढ़े थे, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब संपोषी अध्यारोहण और अविनाशी अध्यारोहण की स्थिति। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने दो लाइट वेव, जैसे आपका y1 था, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यहाँ पर a आपका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा टी फेज है, मतलब एंगल है, इतना एंगल पे जा रहा है। और दूसरा वेव हमने लिया था कि b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये जो वेव था इसका एम्पलीट्यूड b है और इसका जो एंगल है वो ओमेगा टी प्लस 5 है, मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 5। क्लियर? और इस दोनों वेव को जब हम लोगों ने सुपर इम्पोज कराया था तो हमें एक रिजल्टेंट वेव प्राप्त हुआ था। क्लियर? जिस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें आया था r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। क्लियर? और इसी में जब इसका एंगल हम लोगों ने निकाला था, फेज निकाला था कि ये किस फेज पर जा रहा है, तो ये आपको आ गया था tan थीटा इज इक्वल टू b साइन 5 बाय a प्लस b कॉस 5। क्लियर? तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। ना अब हम देखते हैं इससे आगे क्या होता है। क्लियर? हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पहुंचना है। ओके ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ना इस फार्मूला को हम इंटेंसिटी पर लेके चल रहे हैं। ओके, तो ना आगे आप देखें तो यहाँ तक ऑलरेडी हम किए हुए थे। ना देखें, अगर हम लोग पहला वेव का लेके चलें कि दिस इज पहला वेव, कि ना आगे फॉर इंटेंसिटी, जैसे मान लो पहला जो लाइट वेव था उसका इंटेंसिटी कितना है? I1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना था? a। इसका मतलब हुआ I1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, ये हो गया k a स्क्वायर। क्लियर? इसी तरीके से आपका जो दूसरा वेव था जिसका इंटेंसिटी कितना है? y2, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसका एम्पलीट्यूड b था, तो वो एम्पलीट्यूड b स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और अगेन आप इसे लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू kb स्क्वायर। और लास्ट में जब दोनों वेव आपका सुपर इम्पोज हुआ तो रिजल्टेंट क्या आया था? तो चलिए, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी I और इसका एम्पलीट्यूड था r, तो ये हो गया I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसे भी हम लोग कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब देखो, हम जा रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला हम प्राप्त किए थे, जो फार्मूला अपना आया हुआ था r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2ab कॉस 5। क्लियर? ये यहाँ हम पीछे पढ़े हुए हैं। अब आप सारे वैल्यू को इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब देखो, यहाँ से r स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो r स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं I बाई के। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखें, a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो ये हम लोग लिख सकते हैं I1 बाई के। इसी तरीके से b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? I2 बाई के। क्लियर? तो ऑन द टॉपिक ना देखो, यहाँ पर 2, तो ये हो गया 2 इंटू a। अब अगर a बराबर आप निकालो तो ये I1 बाई के होगा अंडर रूट, तो ये आपको मिल जाएगा रूट अंडर I1 बाई के। अगेन इसी तरीके से b बराबर आपको क्या आएगा? रूट अंडर I2 बाई के इंटू कॉस 5। अगेन आपको इंटेंसिटी के रूप में एक फार्मूला मिलेगा। देखो यहाँ पर ये के यहाँ पर रूट में है तो दोनों के मिलकर फिर के बाहर हो जाएगा, सारा के आपका कैंसिल होगा और ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बचेगी तो ये बच गया आपको I इज इक्वल टू I1 प्लस I2
+2, ये हो गया √I1 इंटू I2, और क्या होगा cos फाई। तो ये जो फार्मूला हमें प्राप्त होती है तो ये इंटेंसिटी के टर्म में होती है। ये जो फार्मूला थी तो ये फार्मूला आपको एम्पलीट्यूड के टर्म में प्राप्त हुई थी, और ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ ये आपको इंटेंसिटी के टर्म में फार्मूला प्राप्त हुआ। चलिए, तो इस इंटेंसिटी के फार्मूला को आप अच्छी तरीके से समझ गए ना। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन की। वो कौन सा कंडीशन होगा कि जब आपको इंटरफेरेंस फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो उसके लिए एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्लियर। और डिस्ट्रक्टिव अगर होगा तो आई मिनिमम होनी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होनी चाहिए। तो चलिए प्लीज़ आप राइट करें इसको, प्लीज़ राइट। ओके, ओके कंप्लीट। तो चलिए ज़रूर आपका कंप्लीट हो गया होगा ना। हम लोग बात करते हैं, चलिए इसको भी रब करते हैं कि दैट इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमें बहुत गौर से सीखना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये आपका वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं। हर एक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। हर एक लेवल कहने का मतलब है कि 12th में भी आएंगे, नीट देते हैं तो नीट में भी आएंगे, जेई में भी आएंगे, क्लियर ना। हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, संपोषी अध्यारोहण, संपोषी अध्यारोहण के लिए। अब तो एक चीज़ तो आप जानते हो कि सबसे पहले इसमें इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। कि मतलब ये हुआ आई शुड बी मैक्सिमम, क्लियर। तो आई आपका मैक्सिमम होनी चाहिए। आराम से आप लिख सकते हो कि आई शुड बी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, आई महत्तम होनी चाहिए। दूसरा, अब अगर आई महत्तम होनी चाहिए तो देयरफॉर ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट भी क्या होनी चाहिए, रिजल्टेंट भी महत्तम होनी चाहिए। और रिजल्टेंट अगर आपका मैक्सिमम होता है तो आप जानते हो कि आर स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ओके, क्लियर। अब अगर आपको ये फार्मूला है तो इसमें मैक्सिमम मतलब कॉस का वैल्यू, और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो इसका मतलब है कि ये cos फाई कि देयरफॉर आप बोल सकते हो कि दिस इज cos फाई कितनी होनी चाहिए, तो 1 के बराबर होनी चाहिए। और अगर आपको cos फाई 1 के बराबर होनी चाहिए तो फाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, आप जानते हो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर। अगेन आपको नेक्स्ट वैल्यू भी मिलेगा जहाँ पर 1 होता है। तो ये आप भी सोच सकते हो कि आखिर cos कहाँ पर मैक्सिमम होता है, तो ये आपको 2 पाई पर मैक्सिमम हो जाएगा, अगेन आपको 4 पाई पर मैक्सिमम हो जाएगा, इसी तरीके से 6 पाई पर मैक्सिमम होगा एंड सो ऑन। तो मतलब इतने जो पॉइंट मिलेंगे, एंगल मिलेंगे, उस सारे पॉइंट पे आपका इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब बात आती है कि इसे हम लोग क्या करते हैं कि इसे हम लोग एक जनरल फॉर्म बना देते हैं। जनरल फॉर्म बनाने का मतलब है कि हम एक ऐसा वैल्यू बनाएंगे, तो जैसे आप देखो यहाँ से फाई इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं। जब आप फाई इज इक्वल टू पुट करोगे तो हम चलो ले लेते हैं कि इट इज़ कि 0, 2 पाई, 4 पाई, तो चलो n पाई लेमडा। अगर देखो यहाँ पर हम इसको ले लें n पाई लेमडा, तो ये फाई बराबर n पाई लेमडा लेते हैं, जहाँ पर वेर n इज इक्वल टू आपका क्या है, तो n इज इक्वल टू आपका है 0, 1, 2, 3, दैट्स ऑल, क्लियर। अब आप गौर से देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, तो 1 आपको कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू पाई ओनली,
पाई ओनली। क्लियर? तो ये आपका सेटिंग सही नहीं हुआ, फिर 3 नहीं हुआ, तो 2n पाई कर सकते हैं। इट इज़ 2n पाई लेमडा। क्लियर? फिर आप देखो यहाँ से अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 होगा, अगर 1 पुट करें तो 2 पाई हो जाएगा, अगर 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई हो जाएगा, 3 पुट करें 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो फेज डिफरेंस मिलता है, ये फेज डिफरेंस कितना मिल गया? 2n पाई लेमडा। और सबसे जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, तो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं? हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो जब आपका ये फेज डिफरेंस है तो उस स्थिति में आपका पाथ डिफरेंस s बराबर क्या होता है फार्मूला? तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये फार्मूला होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। अगेन देखो, अगेन ये आपका बन जाएगा कि लेमडा, तो ये आपका हो गया इट इज लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 का वैल्यू कितना आया? ये 5 का वैल्यू आया 2 पाई एन लेमडा। क्लियर? 2 पाई एन लेमडा। क्लियर? अब यहाँ से देखो, तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा? 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। और जब आपको 2 पाई कैंसिल होगा, लेकिन आप देखें यहाँ से, तो ये 2 पाई हुआ, 2 पाई कैंसिल हुआ, और ये आपको हो जाएगा इट इज इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा। तो इस स्थिति में आपको पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है? एन लेमडा। क्लियर? ओके। क्योंकि यहाँ पर हमने सॉरी गलती से थोड़ा सा लेमडा लिख दिया था, क्योंकि लेमडा का हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें तो 5 चाहिए था ना। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 6 पाई मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होता है तो मेरा पाथ डिफरेंस क्या मिलता है? पाथ डिफरेंस हमें मिलता है एन लेमडा। पाथ डिफरेंस होता है एन लेमडा। क्लियर? तो ये आपका हो गया कि ये हमें प्राप्त होता है पाथ डिफरेंस। ओके, जिससे समझ गए होंगे। तो ये आपका हो गया पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। ओके, तो ये आपका पाथ डिफरेंस मिल जाता है। नाउ हम बात करते हैं कि जब ये स्थिति आएगी तो उस स्थिति में मेरा एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो जब हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू कितना आता है? तो चलिए आर इज इक्वल टू आपको आ जाता है दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab cos फाई। क्लियर? तो फाई को कितना पुट कर दें? तो फाई को चलिए 0 पुट कर देते हैं। जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। क्लियर? बात अच्छी तरीके से समझिए। तो cos 0 इज इक्वल टू कितने होते हैं? इट इज इक्वल टू 1। और जब इस 1 को आप पुट करेंगे तो ये आपको मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगेन सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर r इज इक्वल टू यहाँ पर रूट निकाल लीजिए। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है r इज इक्वल टू a प्लस बी, जिसे हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, क्लियर? और ये जब आपको मैक्सिमम वैल्यू है तो उस स्थिति में आप जानते हो कि अगर हम लोग निकालें कि आई मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस स्थिति में ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आपको बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो निश्चित समझ गए होंगे कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आई मैक्सिमम होनी चाहिए, आर भी मैक्सिमम होनी चाहिए। आर मैक्सिमम होगी तभी आई मैक्सिमम होगी। और आर कब मैक्सिमम होगी? तो जब हम cos फाई को 1 कर दें। और जब cos फाई को 1 कर देते हैं तो ये फाई इज इक्वल टू आपको 0 डिग्री पे 1 हो जाता है, फिर 2 पाई पे 1 होता है, फिर 4 पाई पे 1 होता है, फिर 6 पाई पे 1 होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो 8 पाई पर भी 1 होता है। क्लियर? अब इसे हम एक जनरल वैल्यू बना देते हैं। तो जनरल वैल्यू कहने का मतलब होता है जैसे हम लिए यहाँ पर 2n पाई। अब यहाँ पर n इजकल टू 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करो तो 2 पाई होगा, 2 पुट करो तो 4 पाई होगा, एंड सो ऑन। क्लियर?
तो इस तरीके से हम जब फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमें पार्ट डिफरेंस मिल जाता है। पार्ट डिफरेंस का रिलेशन क्या पढ़े थे? पार्ट डिफरेंस का रिलेशन होता है λ/2π × 5। चलिए, इसमें वैल्यू 2n पाई को पुट कीजिए तो ये आपका 2π कैंसिल होगा, n λ बच जाता है। तो ये हमें मिल जाता है कि जब हमें कंस्ट्रक्टिव का केस होता है तो उस स्थिति में, कंस्ट्रक्टिव के स्थिति में मेरा पार्ट डिफरेंस कितना होता है? इट इज इक्वल टू n λ। इट इज इक्वल टू n λ। ओके, क्लियर? तो ये आपको निकल जाता है n λ। अब बात आती है कि जब हम लोग पार्ट डिफरेंस निकाल लिए तो आखिर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कितना? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का वैल्यू निकाल लीजिए। cos फाई को cos 0 पुट कीजिए, 1 हो जाएगा। और ये आपको वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकलती है r इज इक्वल टू a+b। और जब ये a+b निकलती है तो आप मैक्सिमा निकाल लीजिए। मैक्सिमा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई मैक्सिमा क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ आप राइट करें। ओके, कंप्लीट। ओके, कंप्लीट। चलिए हम इसे रब करते हैं ना। हम लोग देखते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो जाएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है अविनाशी, कि अविनाशी अध्यारोहण के लिए। अब बात आती है जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करते हैं, तो जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात करते हैं तो उस स्थिति में आई क्या होनी चाहिए? तो आई मिनिमम होनी चाहिए। आई मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आप एक चीज़ अवश्य याद रखें कि जितने अच्छी तरीके से आप पीछे के टॉपिक्स को रिवीजन करते रहोगे उतने अच्छे से आपको आगे का समझ में आते जाएगा। क्लियर? तो इस बात को हमेशा आप याद रखें। एक दूसरी बात, हम हर बार ये भी बोलते हैं कि अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो न्यूमेरिकल भी अच्छा होगा 100%, क्योंकि न्यूमेरिकल भी थ्योरी पर ही बेस्ड होता है। अगर मान लो किसी का थ्योरी अच्छा नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल बनाना भी मुश्किल होगा। हो सकता है फार्मूला याद रहे, एक आध दो बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस आगे में मिल जाए तो बिना थ्योरी अच्छे से समझे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। क्लियर? तो मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ और मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूँ कि अलग किस ढंग से है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपका थ्योरी अच्छा होगा तो न्यूमेरिकल भी अच्छा होगा। ओके, क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई क्या होना चाहिए? तो आई आपको होना चाहिए मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। आपने डिफिनीशन में लिखा है, तो आपने डिफिनीशन में लिखा है कि जब जहाँ पर वह पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ना ये मिनिमम होनी चाहिए, और ये अगर मिनिमम होनी चाहिए तो आर भी मिनिमम होनी चाहिए। और आर अगर मिनिमम होनी चाहिए तो ये मिनिमम वैल्यू वही होगी कि जहाँ पर कॉस फाई आपका मिनिमम हो जाए। अब अगर हम कॉस का वैल्यू का बात करें तो कॉस 0 1 से शुरू होता है, 90 पर 0 हो जाता है, और 90 से जो ही आप आगे बढ़ते हो तो 180 पे जाके -1 हो जाता है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? 0 नहीं, तो ये क्या होगा? इट इज़ -1। इट इज़ -1। अब देखो यहाँ पर -1, तो -1 कब कब आएगा? तो ये -1 अपना आएगा। क्लियर? तो -1 कहाँ पर आएगा? चलिए 0 पर नहीं आएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, लेकिन cos पाई, तो पाई जो होगा ये वैल्यू आपको -1 देगा। नेक्स्ट वैल्यू बोलिए। तो अगेन आपको ये जो 3 पाई मिलेगा तो ये भी -1 देगा। अगेन आप अगर आप 5 पाई लेते हो तो 5 पाई भी आपको माइनस देगा। इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ते जाएं तो 7 पाई भी माइनस देगा, एंड सो ऑन। और जिस तरीके से आपने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल वैल्यू बनाया तो उसी तरीके से एक जनरल वैल्यू यहाँ भी बना लीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है। तो जैसे देखें यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि दिस इज 5, कि देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई। देखते हैं क्या होता है जहाँ पर वेयर n इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ना अब एक बात इसमें भी समझने वाली आ जाती है
कि जैसे हमने वहाँ पर n इज इक्वल टू कितना माना 0 1 2 3 0 1 2 3 क्लियर। अगेन यहाँ पर कितना मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है समझने में, क्योंकि आगे आप पढ़े थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर पे जो फ्रिंज होता है, सेंटर पे फ्रिंज कैसा मिला था, ब्राइट मिला था। सेंट्रल फ्रिंज हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है। जैसे आप ध्यान करो कि ये आपका एक स्लिट, ये दूसरा स्लिट, और इस तरीके से आपने निकाला था, क्लियर। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लिया था, ओके। तो ये सेंट्रल फ्रिंज क्या मिला था, ब्राइट। अब जब आपको सेंट्रल ब्राइट मिल गया तो ये तो 0 पर ही मिल रहा है ना, तो n इज इक्वल टू 0 आपने कंस्ट्रक्टिव में ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो मिलेगा तो ये डार्क मिलेगा, इट इज़ डार्क। तो हर हाल में पहला ही मिलेगा, 0 पॉइंट पे नहीं मिल सकता, ओके। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। तो चलिए फर्स्ट डार्क, ओके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 ना मान के 1 से मांगते हैं। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 इंटू 5 5, ओके। अगेन देखो अब 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 3 5। अगेन अगर आप 3 पुट करोगे तो 5 पाई आएगा, 4 पुट करोगे तो 7 पाई आएगा, क्लियर। तो सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये आपको आ गया 7 पाई, ओके। तो ये आपका हो गया 7 पाई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ भी पार्ट डिफरेंस देखेंगे कि आखिर पार्ट डिफरेंस कितना होता है। तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में आप रिलेशन जानते हो, वो रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपका होता है कि दिस इज लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया लेमडा बाई 2 पाई इंटू, ये आपको 5 का वैल्यू है 2n माइनस 1 पाई। ये पाई पाई कैंसिल होगा और फाइनली आपको ये पार्ट डिफरेंस बराबर मिल जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, जो कि आपको हर वक्त याद रहनी चाहिए कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस निकाले थे तो वो हमें n लेमडा मिला था, और जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, क्लियर। तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, क्लियर ना, ओके। अब चलो जब हम लोग वहाँ पर निकाल लिए तब हम एम्पलीट्यूड के बारे में भी सोच लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इंटेंसिटी कितनी होगी। बाकी आप बहुत हद तक तो सोच भी लिए होंगे, कुछ हद तक आप सोच भी लिए होंगे कि कितना हो सकता है। जैसे आप देखो यहाँ पर हम लोग लिए थे कि दिस इज आर, आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, क्लियर। अगेन चलिए वैल्यू पुट करते जाइए और कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री कितना होता है, तो चलिए cos 180 डिग्री बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अरे माइनस 1 होता है तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका हो गया माइनस 2ab, और इसे जब करेंगे तो ये आपको आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये फाइनली आपको आर बराबर कितना मिल गया, ए माइनस बी, वेरी इजी, क्लियर। तो आप देख रहे हो कि जब आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का बात करते थे तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आया था, तो आर मैक्सिमम हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ पर आर मिनिमम कितना आ गया आपका, आर मिनिमम आ गया ए माइनस बी। और अब अगर मिनिमा आप निकालना चाहते हो कि आई मिनिमा मतलब इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। तो ये आपको निकल जाता है मिनिमा, क्लियर। चलिए प्लीज राइट करें ओके। तो निश्चित आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए हम रब कर देते हैं। तो ये था आपका आज का कि हम लोग निकाल लिए कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ हम दिखाते हैं आपको कि इसमें अभी तक जो आपने थ्योरी पढ़ा
इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आगे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सहायता करेंगे। क्लियर? तो ना देखो, गौर करना और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट, हम लोग दो वेव का इक्वेशन लिए थे। पहला लिए थे ए साइन ओमेगा टी, दूसरा हमने लिया था बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? तो ये जब इक्वेशन था तो ये मेरा रिजल्टेंट आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। क्लियर? इसी स्थिति में आपने इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बनाया था। तो ये जब आपने इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बनाया तो ये तो पहला रिजल्टेंट निकल गया। ये दूसरा, जब आपने इंटेंसिटी का फार्मूला तैयार किया तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आया था? ये आपको आया I1 प्लस I2 2 रूट अंडर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पर बात आती है, अगर हमें ये कहता है कि दो वेव है जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है, क्लियर, और दोनों का फेज डिफरेंस दिया हुआ है, फेज एंगल दिया हुआ है, तो कहता है नहीं रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उस स्थिति में हम ये फार्मूला निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ना जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट में आपने कंस्ट्रक्टिव के लिए किया था। तो दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव, कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सॉल्व किया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको अगर हम लोग फाई का मान करें तो जनरल वैल्यू जो आया था वो आया था 2n पाई, 2n पाई। क्लियर? इसके बाद जब आपने पार्ट डिफरेंस निकाला था तो पार्ट डिफरेंस कितना आया था? इट इज इक्वल टू n लेमडा। n लेमडा, जो जरूरी बातें हैं वो तो याद रखनी ही पड़ेंगी। क्लियर? तो ये था n लेमडा। और रिजल्टेंट मैक्सिमम की अगर बात करें, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आया था? तो ये आपको आ गया a प्लस बी। और जब आपने ये निकाल लिया था तो ये भी आपका I मैक्सिमम, तो इसे हम लोग मैक्सिमम या मैक्सिमा लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमा क्या बन गया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ना इसी को, ये था आपके कंस्ट्रक्टिव में सारे याद रखने लायक बातें। क्लियर? ना थोड़ा हम ऊपर रब करते हैं और फिर लिख रहे हैं। अगेन आप देखो, ऊपर हो गया होगा आपका। क्लियर? तो ना हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो ये देखो, ये आपका होगा कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप देखो फिर यहाँ पर ये फेज डिफरेंस कितना आया था? 2n माइनस 1। तो ये आपको आ गया 2n माइनस 1 इंटू पाई। यहाँ भी आप ये याद रख सकते हो कि वेयर n इजकल टू क्या था? 0 1 2 3 सो ऑन। और यहाँ पर आपको वेयर n इजकल टू कितना आया है? 1 2 3 सो ऑन। क्लियर? और जब आपने ये किया तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना आ गया था? पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1, और ये क्या हुआ था? लेमडा बाई 2। अगेन जब आपने ये किया तो उस स्थिति में R मिनिमम आया था। तो R मिनिमम, तो R मिनिमम कितना आया था? a माइनस बी। और इंटेंसिटी मिनिमा, तो ये कितना आ गया आपको? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अगेन यहाँ तक तो आप अच्छी तरीके से समझ गया। अब अगर एक केस है जो कि क्वेश्चन में हमें बार बार मिलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मिलता है, कि ये कहता है कि इफ width of two slit are W1 and W2, W1 and W2। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दोनों स्लिट की चौड़ाई, यदि दोनों स्लिट की चौड़ाई W1 और W2 है, तो अगर दोनों स्लिट का चौड़ाई W1 W2 है
तो आप उस स्थिति में इसे यूज कर सकते हो कि W1/W2 इट बिकम्स इक्वल टू I1/I2 इट बिकम्स इक्वल टू A²/B², A²/B²। तो इतना को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर इस पे आप नेक्स्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि ये कंडीशन क्या होता है, और बार बार फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं आपके लिए कि अगर इस सारे कंडीशन को आप अपने दिमाग में फिट कर लें तो क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो कि इसी फार्मूला पर बेस्ड होगा, इसी फार्मूला पर बेस्ड होगा। तो चलिए अभी तक जो पढ़ा है आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो इसी तरीके से समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।